नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। पूरा देश इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना संकट से जूझ रहा है। कोई भी देश, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। झारखंड में भी कोरोना जैसी महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। आंकड़ा जो है वो 700 के पार जा चुका है। साथ ही साथ मानसून ने भी दस्तक दे दी है, यानी मानसून की मार भी झारखंड वासियों पर बहुत जल्द पड़ने वाली है। तो कुल मिला के झारखंड में जो है कई समस्याएं, कई संकट जो है मुंह बाए खड़ी है। इन सभी समस्याओं पर, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेयर आशा लकड़ा जी। आशा लकड़ा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका भी बहुत स्वागत है कीर्ति जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कोरोना वायरस जो है वो वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। झारखंड इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। आंकड़ा जो है वो 700 के पार जा चुका है। इतना छोटा राज्य और आंकड़ा 700 के पार, क्या कहेंगे आप? कीर्ति जी, मैं बताना चाहूँगी कि जिस समय पूरे देश भर में और अलग अलग देशों में कोरोना वायरस अपनी पैर पसार चुकी थी, उस समय एक राजधानी रांची की महापौर होने के नाते हमारी चिंता थी कि हम रांची को कैसे ठीक कर पाएंगे। अगर एक भी कोरोना वायरस का कोई एक व्यक्ति भी पॉजिटिव मिल जाता है तो ये रांची के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, ऐसा हम लोग ने सोचा था। और जैसे 2 दिन पहले हम लोग ने बैठक शुरू किया और बैठक करने के बाद जितने भी हमारे स्वास्थ्य पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी है, हमारा नगर आयुक्त है, डिप्टी मेयर है, सब लोग बैठ कर के इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और हम तैयारी कर रहे थे कि हम अपने शहर को कैसे ठीक कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रांची में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला, वो भी जो प्रवासी रही, तो उनको देखने के बाद में सबके मन में एक डर हो गया था कि हम कैसे इस कोरोना से बच पाएंगे। लेकिन हमारा जो अधिकारी है, हमारा पदाधिकारी है, हमारा वार्ड काउंसलर है, मेरा डिप्टी मेयर है, किसी ने हिम्मत नहीं हारी और तमाम सफाई कर्मियों को हम लोग ने एक प्रोत्साहित किया कि हमको इसी में जीना और इसी में लड़ना है और आपको काम करना करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा धीरे धीरे रांची में कोरोना पैर पसार चुके थे और रेड जोन तक आ गए थे। रेड जोन की आपने बात की। हम सभी जानते हैं कि रांची में हिंदपीढ़ी इलाका जो है वो रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन से अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही उसे बाहर किया गया है। बहुत सारे केसेस वहाँ पे मिले। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों की रही, साथ ही साथ आपने सफाई कर्मियों का जिक्र किया, सफाई कर्मियों की रही। तो आपको क्या लगता है, सफाई कर्मियों के साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे राज्यों में, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं करूँगी, दुर्व्यवहार की बात जो सामने आई थी, उसको आप लोगों ने कैसे डील किया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि जो रेड जोन हो गया था हिंदपीढ़ी और वहाँ कंटेनमेंट एरिया पूरा घोषित कर दिया गया और उस समय विकट परिस्थिति में भी हमारा सफाई कर्मी एक नहीं माने और वहाँ जाकर के दिन और रात काम करने लगे। मैं बताऊं, मेरा जितना सफाई कर्मी है उसको 25% लोग हिंदपीढ़ी में ही लगे हुए थे। आपने देखा होगा कई तरह का दुर्व्यवहार हुआ, किसी ने थूक दिया, किसी को मार दिया, ऐसे बहुत सारा विषय सामने आया। किसी का पीपीई किट छीन लिया, उन्हें फाड़ दिया गया। लेकिन हम लोग ने उस पर भी जूझते हुए उन सबको फिर से समझाते हुए उस जगह पर भेजे जहां कई बार पुलिस से भी बातचीत हो गई, कई बातें सामने आ गई जो कहे कि लोगों के बीच में जाना और उस दुर्व्यवहार को झेलते हुए कोरोना को आज जो रेड जोन थे उसको ऑरेंज जोन में लाने का काम रांची नगर निगम के सफाई कर्मी, पदाधिकारी और तमाम हमारा वार्ड काउंसलर है, सब ने मिल के किया है। हाँ, मैं इतना कहूँ कि जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है, स्वास्थ्य कर्मी है या पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन का लोग हैं, सब ने लगा, सबका अपना अपना काम था। लेकिन WHO का जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन को अगर हम लोग ने फॉलो किया है तो रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया है। आपको स्प्रे तो करना है, सैनिटाइज करना है, लेकिन आपको जड़ से सफाई करना है, ये भी विषय सामने आया था। हम बताएं, एक गरीब परिवार का एक मजदूर वर्ग जब घर से निकलता होगा तो यही सोच के निकलता होगा कि हे भगवान हमको कोरोना ना लगे। और कोरोना से लड़ते हुए उन्होंने आज पूरे रांची को साफ, सुंदर और स्वच्छ कर दिया और आज एक नतीजा आया कि हिंदपीढ़ी ऑरेंज जोन में आ गई है और रांची के लोगों के लिए एक सुखद अनुभूति है। अपने गरीब और मजदूरों की बात की, हम जैसा कि हम सब जान रहे हैं, प्रवासी मजदूर की जो तकलीफ है इस कोरोना वायरस और इस कोरोना काल में सबसे विकट है। मीलों मील वो लोग पैदल चल रहे हैं। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का लगातार झारखंड आगमन हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, मैं किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह से आम जनता ने एक साधारण समाज सेवी और
तमाम, आपने देखा होगा जब से लॉकडाउन हुआ होगा तब से हम लोग घर से बाहर हैं। डेली का डेली जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को भोजन खिलाना शुरू किए। कई लोग यहाँ पर फंसे पड़े थे, ऐसे प्रत्येक वार्ड में हमारा वार्ड काउंसलर उनका सूचीबद्ध तरीके से नाम लिखा। किसी को छत्तीसगढ़ जाना है, किसी को उड़ीसा जाना है, किसी को यूपी जाना है, किसी को बंगाल जाना है, किसी को एमपी जाना है। ऐसे अलग अलग राज्य से रांची में रहने वाले लोगों को भी हम लोग ने पहल करके भेजने का काम किया। मैं अभी बताऊं कि जिस तरह से प्रयास होना चाहिए, मैं नरेंद्र भाई मोदी को बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके कारण आज जो लॉकडाउन के कारण भारत देश ने कोरोना को मात देने का काम किया है दूसरे देशों के साथ में, और आज अगर लॉकडाउन नहीं होती तो शायद हम इतना नहीं कर पाते। और जैसे अनलॉक 01 अगर खुल गया तो उस समय अगर आप देखेंगे तो प्रवासियों का भीड़ लग गई, और जैसे जैसे भीड़ लग गई तो जहां संक्रमित लोग थे अब अपने अपने वतन अपने अपने घर लौट रहे हैं। तो ऐसे घर लौटने के लिए समाज का लोगों ने जो पैदल चल रहे हैं उनको चप्पल देने का, जो पैदल चल रहे हैं उनको भोजन कराने का, जो गाड़ियों में चल रहे हैं उनको पानी देने की, यानी नर सेवा नारायण सेवा आम जनता की बात करते हैं वो कर रहे हैं। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से सहयोग किए हैं, मुख्यमंत्री को भी मिला है, मुख्यमंत्री जी भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि राज्य में के तमाम लोग, जो 7 लाख लोग प्रवासी मजदूर हैं, ऐसे लोगों का सूची करके सबको लाने का काम करना चाहिए, ना कि एक क्षेत्र के लोगों को ला करके आप वाहवाही ले रहे हैं। ये उचित नहीं है। मुझे लगता है झारखंड पूरा आपका है, पूरे झारखंड का प्रत्येक जिला के लोग बाहर बाहर में है, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में होंगे, मुंबई में होंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फ्लाइट से भी, और वो ला रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, हमारा लो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोग ने पैसा व्यय करके उन्हें भेजने का काम किए। यहाँ मुख्यमंत्री से समन्वय बनाए, मुख्यमंत्री उसमें नहीं भी लगाए पैसा, लोग देने के लिए तैयार हुआ। इसलिए हमने कहा आम नागरिक, समाज सेवी सबने सहयोग किया है। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री ने आह्वान भी किया है कल कि आम जनता से हो सके तो मैं सहयोग लूंगा लाने के लिए। तो ऐसे जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मैं उन्हें साधुवाद करती हूँ। आपने देखा होगा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी की तमाम लोगों ने काम किया। आप हर गली हर मोहल्ला में अभी भी जाके देखिए कितना भोजन करा रहे हैं। मुझे दर्द होता था दिल में कि इतने लोग भूखे हैं। कच्चा राशन देने से अच्छा होता है कि भोजन बना के खिलाने से हर पेट को भोजन मिल जा रहा था। ये बहुत ही सराहनीय था। प्रत्येक वार्ड में आपने देखा होगा वार्ड काउंसलरों के माध्यम से कच्चा चावल उन तक पहुँचाना, कैसे करके पहुँचा रहे हैं वो सबने देखा है। सरकार के माध्यम से हमको 2 किस्त में पैसा मिला था, एक बार 10,000, दूसरी बार 9,000। तो जहाँ 20,000, 30,000, 40,000 एक वार्ड में जनसंख्या है, वहाँ पर ही 10,000 रुपये का क्या होगा। लेकिन मानवता इतनी थी कि समाज के लोगों ने निकल करके काम किया। मैं उन समाज के लोगों को, ऐसे कोरोना वॉरियर को बहुत साधुवाद करती हूँ। ये सही बात है, ऐसे कोरोना वॉरियर को बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये संकट यहीं खत्म होने वाला नहीं है? क्योंकि जिस हिसाब से प्रवासी मजदूरों का जो झारखंड आगमन लगा हुआ है, आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने आप ही भुखमरी के शिकार होने लगेंगे। अभी मैं झारखंड बहुत पीछे जा चुका है। मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की, और उनमें हमने बताया है, मैंने अपने राज्य सरकार को भी पत्र लिख करके बताया है कि आप जितने भी मजदूर, मैंने कहा 7 लाख जो मजदूर हैं बाहर से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के भी लोग हैं, ऐसे जिलावार ब्लॉकवार एक सूची तैयार करना, और सूची तैयार करने के बाद में जो कैटेगरी यंग जनरेशन है उनको कौशल विकास से जोड़ करके कहीं ना कहीं एक छोटा उद्योग के साथ, बड़ा उद्योग के साथ टाई अप करके उनको काम देना। दूसरा, जो उनसे ऊपर का लेवल का लोग है जो कौशल विकास नहीं कर सकते हैं, 40 साल से ऊपर का जो लोग है, ऐसे लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं? तो मनरेगा के तहत, नरेगा के तहत कुछ ना कुछ उनको अगर रोजगार मिल जाएगी तो मुझे लगता है ये बहुत सही होगा। और दूसरी बात है, अभी बरसात का समय है, बरसाती पानी को रोक करके अगर हम सिंचाई योग्य बना सकते हैं, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से उनका सिंचित खेत में सिंचाई हो सकता है, तो उनके लिए भी बहुत सूटेबल होगा। और आने वाला समय इसी टाइप से हमको जीवन जीना है। इस दृष्टिकोण से हमें पूरा एक सूचीबद्ध करके योजनाबद्ध तरीके से एक एक व्यक्ति तक योजना पहुंच सकती है, ऐसा प्लान करने की आवश्यकता है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि बरसात का मौसम है, सही बात है, मानसून जो है वो अब दस्तक केरल में दे चुका है, और झारखंड में भी अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से जो मौसम है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है झारखंड जो है, एक तो कोरोना संकट, ऊपर से मानसून का दस्तक, कितना तैयार है झारखंड?
देखिए, मैं रांची नगर निगम की बात करती हूँ तो यहाँ जिस तरह से शहरी व्यवस्था है और राजधानी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये बरसात से जूझने के लिए, बरसात से लड़ने के लिए और बरसात में किसी तरह का महामारी या बीमारी ना फैले, कोरोना है इससे हमको बचना है, इस दृष्टिकोण से आपने देखा होगा हम बड़ी नाली, छोटी नाली, सभी नालियों का साफ सफाई कर रहे हैं। दूसरा, जब मानसून आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आती है, क्योंकि इस समय खेती बाड़ी का समय है और इस समय जब बीज बोना शुरू करेंगे तो शायद हमें अगस्त और सितंबर में काटने का एक मौका मिलता है। तो हम जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल करने के लिए मानसून बहुत अच्छा है। आज जो कृषि मंत्री ने कहा है कि उनको कम रेट में बीज मिलेगा, मुझे यही लगता है कि कहीं भी किसान होंगे जो बीपीएल परिवार का लोग है, उनको अनुदान में कुछ बीज दे दिया जाए तो उनका जो खेत जहाँ परती पड़ा हुआ है उस खेत में खेती उगाएगा, ये मेरा कहना है। और इस मानसून का स्वागत करना चाहिए और गांव-गांव में, शहर-शहर में सहिया जो है गांव में रहती है, उनको सफाई के लिए जो खर्चे मिलते हैं वो अगर दे दिया जाए तो बरसात से पहले वो भी अपना गांव को ठीक कर लेंगे। लेकिन पानी की समस्या अभी भी झारखंड में बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी बरकरार है। एक हैंडपंप पर करीब कभी कभी पूरा पूरा गांव निर्भर करता है और अभी जैसा संकट की जो घड़ी अभी चल रही है, आप एक हैंडपंप पे इतने लोग भीड़ नहीं जुटा सकते, तो आपको क्या लगता है अभी वैसे परिवारों को पानी आखिर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? देखिए, झारखंड पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाका होने के नाते ड्राई जोन होता है जी। आपको मैं बताऊं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को फिर से आगाह करना चाहती हूँ। अब तो बरसात ने दस्तक दे दिया और उनका किस्मत अच्छा था कि इंद्रदेव ने भी हर समय रांची को बहुत या झारखंड को बहुत संरक्षण दिए, ऐसा हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा लगातार हमने माननीय मुख्यमंत्री, जो नगर विकास विभाग भी उनके पास में है, उनको पत्र लिखा और रांची की जनता को पानी पिलाने के लिए बोरिंग कर पाएँ। हमारा जो चापानल है, हम बोरिंग जो किए हैं HYDT, मिनी HYDT, उनका रिपेयरिंग कैसे कर पाएंगे, इसके लिए पैसा का डिमांड किए थे, लेकिन इन्होंने हमें किसी तरह का कोई मदद नहीं किए। और आपको मैं बताऊं कि सीमित संसाधन में जनता तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हटिया डैम की बात मैं करती हूँ उदाहरण के लिए, वहाँ राशनिंग होना शुरू हो गया, हर 2 दिन के बाद 1 दिन पानी मिलता है। तो रांची नगर निगम इसके लिए कितना सक्षम हो पाता, शायद अगर सरकार हमें पैसा दे देती और वहाँ हम डीप बोरिंग करा करके पूरा इलाका को पानी पिला पाते। सिर्फ रांची नहीं, आपने सही फरमाया है कि झारखंड एक पठारी इलाका है। मैं बात करती हूँ नेत्रहाट पहाड़ी का, मैं बात करती हूँ गिरिडीह की इलाके का, मैं बात करती हूँ साहेबगंज का पहाड़ी क्षेत्र का। तो अगर आप पूरे रांची के पूरे झारखंड को देखिएगा तो यहाँ का पानी बह करके चली जाती है। इसलिए मैंने कहा कि जो प्लानिंग होगा, हर गांव में बरसात का पानी बह के चला जाता है, पानी का लेयर बहुत नीचे चला जाता है और गर्मी के दिनों में बहुत मुश्किल होता है। मैं नेत्रहाट का बात इसलिए की क्योंकि जितना भी पाट क्षेत्र है वहाँ नेत्रहाट के इलाका में, तो वहाँ 3 किलोमीटर नीचे जाता है लोग नदी में, और नदी से पानी उठा करके जो पहाड़ के ऊपर में गांव है वहाँ का लोग पानी पीता है। तो ऐसे गाँव के लिए आप लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से बोरा बांध बना करके, वाटर हार्वेस्टिंग करके, यानी जल संरक्षित करके, जल का संचयन करके आप उन तक पानी पहुँचाने का काम कर सकते हैं, पानी देने का काम कर सकते हैं, ताकि झारखंड में हो सकता है। क्योंकि डैम के माध्यम से हर कुछ नहीं हो सकता है, लोग को खेती भी करना पड़ता है। खरीफ फसल से लोग आधारित है, लेकिन कहीं कहीं लोग रबी फसल भी करते हैं। आप रांची क्षेत्र में मांडर इलाका देखिए, रामगढ़ के क्षेत्र देखिए, सिल्ली का एरिया देखिए, लोग सब्जी खेती बहुत करते हैं। तो इनके लिए जब तक वर्षा जल को हम संचित नहीं करेंगे तब तक पानी कहाँ बचेगा। पानी, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। अच्छा, अभी जो विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और सही बात भी है। स्वदेशी चीज़ों को अपनाना अब हमें बेहद जो है वो ज़रूरी हो गया है। आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं को आप इस रोज़गार से कैसे जोड़ेंगी? जो स्वदेशी रोज़गार, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो महिलाएं उसमें लगी हुई हैं, 100 महिलाओं का समूह है, तो इसे आप कैसे बढ़ावा दिया जाएगा कि आने वाले समय में झारखंड से बेरोजगारी भी दूर हो और जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, जिनके सामने जो भुखमरी की स्थिति मुँह बाए खड़ी है, उस समस्या का भी निदान हो सके? मैं तो महिलाओं को बहुत सम्मान करती हूँ और सलाम भी करती हूँ। मेरा कालखंड में जब 2014 में मैं रांची नगर निगम में बतौर महापौर जीत करके आई, तो मुझे लगता था मैं यहाँ आ गई हूँ, क्या मुझे सिर्फ कचरा ही साफ करना पड़ेगा। जिस तरह से रांची का स्थिति था, और ये एक बदलाव हुआ, और बदलाव के बाद में धीरे धीरे हमारा समिति है रांची में, कम से कम हमारा 1000 महिला समिति होंगे,
सभी समिति को कुछ ना कुछ स्वरोजगार से जोड़ने का काम किए हैं। उसको हम लोग ने NULM के माध्यम से हमारी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, ऐसी महिला जा के गांव-गांव से जोड़ने लगी हूँ। आपके बगल की महिला लोग को देखिए कितना सुंदर वो कपड़ा काट करके डिजाइन करती है, साड़ियाँ बनाती है, अदौड़ी बनाती है, चूड़ियाँ बनाती हैं। आप जो चूड़ी पहनी होंगी वो लोग खुद बनाती है। हरमू का पूरा महिला, हम उनको बैंक से जोड़ करके लोन दिला रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, बहुत सुंदर सी बात, कोई कच्चा माल हमको बाहर से मंगाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी हमारे देश में है, अपना आंगन में है, अपने द्वार में है। उस मिट्टी से रातू रोड की महिलाएं मूर्ति निर्माण करती, जैसे हम मोमेंटो देते हैं तो, लेकिन मिट्टी का मोमेंटो अगर हम बना के देते हैं तो गजब भाता है। और महिला बहुत अच्छा से, सभी महिला समिति काम कर रही है। और आप अगर देखेंगे उनका हस्तकला, उनका कारीगरी, तो आपको लगेगा, विश्वास ही नहीं होगा कि ये महिलाओं ने किया है। और उन महिलाओं को हम लोग ने बैंक से लोन दिला करके, व्यक्तिगत लोन भी ले करके और सामूहिक में भी लोन ले करके लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह से रांची में पानी का बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग ने उनके लिए भी कुछ ना कुछ उनको बैंक से लोन दिला करके अभी पानी का लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम उनको NOC दे रहे हैं। जैसे 10 महिला ग्रुप है, उसका एक एलेप बना रहे हैं और उस एलेप के माध्यम से एक उनका टीम होता है, पूरा उसका विकास काम करती है। ये बात रांची की मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अदर जगह देखेंगे, रघुवर जी का शासनकाल में आपने देखा होगा पूरा महिला समिति को स्वरोजगार देना, मुर्गी पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गए, मधुमक्खी का पालन हो गया, ऐसे महिलाएं पूरा गांव-गांव तक काम कर रही हैं। अभी आप देखिएगा छनिक के लिए अगर देखेंगे, इस समय सभी जगह आम हो रहे हैं, तो आम से लोग अचार बना रहे हैं और अचार बाजार में बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक पुराना समय था उसको फिर से जागृत किया है, क्योंकि माँ लोग को याद कीजिएगा तो उनके हाथ में कला था, उस कला को उकेरती थी, कपड़ों में भी उकेरती थी, घर में भी सजा के रखती थी। बीच का कालखंड ऐसा था कि सब भूल गया था, लेकिन फिर से वही लोग फिर जागरूक होने लगे। अभी मैं आपको बता दूं, दुर्वा की महिलाओं ने मशरूम उगाने का काम किया। तो मशरूम साधारण मशरूम नहीं, उन्होंने कहा कि इस समय पानी में, खाना में सब तरह से खाद हो जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए, कैंसर से बचने के लिए कैंसर मुक्त मशरूम उगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस बाजार से अच्छा होगा। अभी लोग ऑर्गेनिक खेती का बात कर रहे हैं। हम लोग अभी मंडल में बातचीत किए हैं कि ऑर्गेनिक खेती का जो उत्पादन है उसको आप रांची में एक जगह देंगे, आप वहाँ देंगे तो वहाँ से बेच लेंगे। तो हमारी महिला समिति उसके लिए खड़ी हो रही है। तो सभी जगह महिला समिति है, और आज के दिन में अगर महिला समिति देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है महिला समिति को बढ़ावा देना चाहिए। कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग, जो भी काम कर रही हूँ उसको आप देखेंगे। आप सबसे बड़ी बात मैं रांची में और एक बात बताती हूँ कि जितना शीला दोयन आप देखे होंगे, वो महिला पूरा देश का कोना कोना में जाके लाह का चूड़ी बनाने के लिए सिखा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो महिला पढ़ी लिखी होती, उसी तरह से आप कांके रोड में चले जाइए, जो पुराना चीज, आप रागी की बात करते हैं जिसको झारखंड में मड़ुआ बोलते हैं, और आज 90% लोग शुगर पेशेंट है। मड़ुआ का रोटी खा करके उसका शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। आप हॉर्लिक्स पीते हैं, हॉर्लिक्स का निर्माण भी मड़ुआ से हो रहा है। तो ऐसे जो छुप रहे हैं उसको उजागर करने के लिए एक बहन ने अपना समिति के साथ काम कर रही है। ऐसे तमाम लोगों को आगे लाने के लिए लोग काम करना शुरू किए हैं। अभी आपको सोहराई पेंटिंग को देख लीजिए, अभी उनको भी भारत सरकार ने एक जगह दिया है कि सोहराई पेंटिंग करेंगे तो उनको मार्केटिंग भी मिलेगा, और इनका रेट देखिएगा तो लगता है कि हाँ, इनका हुनर को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमें लगता है कि महिला भी अपने ऊपर में पूरा देश को एक खड़ा करके रखे। मैं कहूँ कि अर्थव्यवस्था में अगर कहीं गिरावट होता है तो किसी के पास कुछ रहे चाहे ना रहे, महिला के पास जरूर कुछ ना कुछ बचा हुआ बिल्कुल। रहता तो है। महिलाओं के पास कुछ क्या, बहुत कुछ बचा है। चलते चलते एक आखिरी सवाल झारखंड की सियासत से जुड़ा है। राज्यसभा चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है झारखंड की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर देखने को मिलेगा? देखिए, राज्यसभा का चुनाव एक अलग टाइप का चुनाव है। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है तो आम पब्लिक कर रहे हैं, MPA चुनाव होता है तो आम पब्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जो विधायक है वही उनको वोटिंग करते हैं, और उनका काउंटिंग भी सबको पता है। और उनके लिए अभी 2 सीट खाली हैं, दोनों सीट में से तय है जिनका, वो तो जीतेंगे ही। और जैसे आप बात कर रही है, सीधे सीधे नहीं बात करके सीधे भाजपा की तरह इंगित कर रही है। मैं आपको बता दूं कि जितना वोटिंग चाहिए उससे एवं भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में राशा लकड़े जी, जिनसे हमने झारखंड की राजनीति, झारखंड की समस्याओं, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की और सभी तरह से इनका जवाब जो है हमें सकारात्मक ही मिला। तो आप ओंकार अवामी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।